Good morning student, I am Tanuja and today I will discuss about question paper बायोसाइंस यानी बायोलॉजी क्लास 12। ये आपका बायो का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको कुछ नोटिस दिए जाते हैं कि आपको जो 15 मिनट मिलते हैं वो सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आप पेपर पढ़ने में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ के उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करें, अटेंड करें उसके बाद। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी क है इसका, वो है निभाग पाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है परागण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या उपरोक्त सभी में। अब देखिए, आप लोग इसमें जल्दबाजी मत कीजिए कि उपयोग सभी है तो उपरोक्त सभी कर सकते हैं। ये जो पाया जाता है निभाग, ये बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये बीजांड का डायग्राम देख लीजिए और इसमें देखिए जो भ्रूणपोष है और भ्रूणपोष के बाहरी जो सतह है उसमें निभाग पाया जाता है। सेकंड वन है राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम पारित हुआ है 1972, 74, 76 और 78। तो ये हुआ था 1972 में। अब है इसमें क्या पुरुषों से संबंधित है? वैक्सोटोमी, गोलियां, ट्यूबोक्टोमी या उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब देखो, गोलियां तो नहीं है, वैक्सोटोमी और ट्यूबोक्टोमी इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ट्यूबोक्टोमी महिलाओं में पाया जाता है और जो वैक्सोटोमी है वो पुरुषों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी किस प्रोसेस को कहते हैं? जब जो में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम वैक्सोटोमी कहते हैं। वंशागति की इकाई है जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गाजिकाएं या फिर जीन। अब देखिए, अगर इसमें जीन नहीं होता तो गुणसूत्र इसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें जीन है तो इकाई क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। ठीक है, वंशागति की जो इकाई हो जाएगी वो जीन हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का पहला है इसमें लिंग संलग्नता गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, उत्तर टू का पहला है लिंग संलग्न गुण। प्राणियों में कुछ, जब इसमें आनुवांशिकी लक्षण के जो जीन होते हैं उनके गुणसूत्र से संबंधित होता है ये। ठीक है, तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण अथवा लिंग संलग्न गुण कहते हैं। लिंग संलग्न गुण को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रोग किसी विशिष्ट जीव से जुड़े होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, इनसे संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर जुड़े होते हैं। इनको हम लिंग संलग्न रोग या फिर लिंग संलग्न गुण भी कहते हैं। अब देखिए, आगे इन्होंने बोला था कि मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न के गुण नाम बताइए। तो इसमें पहला हो जाएगा वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता में कलर को स्पष्ट नहीं पहचान पाता है और हीमोफीलिया में क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे हाथ कटने पे क्या होता है, ब्लड बहता जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुभ्रूणता क्या है? चलो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। बहुभ्रूणता, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कोई एक बीज है उसमें एक से ज़्यादा भ्रूणों का जब निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। तो दो आभासी फल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा एक तो, और स्ट्रॉबेरी, और सेकंड इसमें हो जाएगा आपका सेब। ये दोनों क्या है? आपके आभासी फल है। ठीक है, इनके अलावा आप नाशपाती हो गया, काजू हो गया, इन फलों के नाम भी लिख सकते हैं। आभासी फल का मतलब होता है कि आभास हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके आभासी फल। आभासी फल जो होते हैं उनको एक कूट फल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कूट फल भी कहते हैं। तो आप कभी कूट फल और आभासी फल में कंफ्यूज मत होना। अब इसमें देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जलीय परागण वाले कौन से दो फल हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की का गौ का आंसर है ये, तो आप हेडिंग डाल देंगे, इसमें आंसर लिख देंगे और हेडिंग डालेंगे जलीय परागण करने वाले पौधे। इसमें पहला आ जाएगा आपका वेलिस्नेरिया और सिर्टोफिलम। ये दोनों जो पौधे हैं वो हैं जलीय परागण वाले। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या क्या है?
परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ देख लेते हैं। देखिए आप आंसर लिख देंगे, सेकंड का 9 है ये, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियों के अंतर्गत बंध्याकरण आता है, जिसमें पुरुषों की शुक्रवाहिनी को ऑपरेशन द्वारा काटकर बांधा जाता है और स्त्रियों में अंडवाहिनियों को काटकर बांधा जाता है, बांध देते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो पुरुषों की जो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं वैसे से शुक्रवाहिनी को जब काट देते हैं और उसको जो बांधते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सोटोमी। और स्त्रियों में जब ये फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूबेक्सोटोमी। ठीक है, तो ये इस नाम से भी आता है कि वैक्सोटोमी से आप क्या समझते हैं और ट्यूबेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये स्त्री और पुरुष में जो नसबंदी का होता है उसको हम वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में यह प्रक्रिया नसबंदी वैक्सोटोमी तथा स्त्रियों में नसबंदी के लिए ट्यूबेक्टोमी का कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसका प्रॉपर आंसर लिखोगे और अगर आप डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाना चाहते हो तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। आप देखिए एंट अमीबा के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है और इसका नियंत्रण हम कैसे करते हैं, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आप डाल देंगे उत्तर संख्या 3 और उत्तर 3 का पहला, तो हेडिंग डालोगे एंट अमीबा से होने वाली बीमारी। इसमें आ जाएगा एंट अमीबा से पेचिस अथवा डिसेंट्री रोग हो जाता है। यह रोग संदूषित जल व भोजन से होता है। ठीक है, जब जो एंट अमीबा है उसमें जो भी हम ये दूषित भोजन करते हैं या गंदा पानी हम पी लेते हैं तो उससे ये रोग हो जाता है। इसके जो नियंत्रण है, इसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है हम साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो इससे हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। जैसे गंदगी की रोकथाम करके, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ आसपास गंदा नहीं रहने देना है। जल की शुद्धता को बनाए रखें, इसके लिए जल उबाल कर पिएं, खाने वाली वस्तुओं को धोकर खाएं और फल सब्जी आदि जो भी खाने वाली वस्तुएं हैं, फल है, सब्जी है और जो भी है उनको धोकर खाएं। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, सजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सजीविता और परजीविता इन दोनों में अंतर देखिए। आप हेडिंग डाल दोगे सजीविता एवं परजीविता में अंतर, आप लोग लाइन डाल के भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है, देख लीजिए। सहजीविता जीवों के बीच की वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीविता कहते हैं। ठीक है, जो जीवों के बीच की जो भी आपस की जो पारस्परिक क्रिया होगी उसमें क्या है, दो जातियां आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगी, उसको हम सहजीविता कहते हैं। परजीविता किसे बोलते हैं, दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन, पोषक अथवा होस्ट से प्राप्त करता है। इस संबंध में परजीवी को लाभ। जीविता किसे बोलेंगे, दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन, पोषक अथवा होस्ट से प्राप्त करता है। इस संबंध में परजीवी को लाभ लेकिन पोषक को हानि होती है, परजीविता कहते हैं। देखिए परजीविता यानी परजीवी, परजीवी क्या होते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे होस्ट सेल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और लेकिन परजीविता क्या, इसको तो परजीवी बोल दिए, लेकिन जो परजीविता होता है वो क्या है, दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध होता है जिसमें जो परजीवी होता है वो अपना पोषक अथवा होस्ट से प्राप्त करता है भोजन, अपना पोषक जो भी भोजन होगा उसका पोषक अथवा होस्ट सेल से प्राप्त करेगा। और इसमें जो पोषक सेल होगी, मतलब जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा है उसको तो हानि होगा, लेकिन जो भोजन ले रहा है उसको लाभ होगा। ठीक है, अब सेकंड इसमें देखिए, कोडान एवं एंटीकोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, हेडिंग डालोगे आप कोडान एवं एंटीकोडान में अंतर। देखिए आप लाइन खींच के भी लिख सकते हो। ठीक है, कोडान अनुवांशिकी कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड का वह कर्म जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडान कहते हैं।
इसे कहते हैं अनुवांशिकी कोड के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह कर्म जो एक अमीनो अम्ल या क्षारकों को कोडित करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। ये ट्रिपलेट या ट्रिक कोडान भी कहे जाते हैं। इसमें जैसे देख लीजिए आप, UAA, UGA, UAG, ये UCC भी होता है, UCA भी होता है। ठीक है, सेकंड वन इसमें है एंटीकोडान। ये tRNA के एक छोर पर पाया जाने वाला 3 क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। यह mRNA पर उपस्थित उस कोडान का समरूप होता है जिस पर किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल या अमीनो क्षारक की सांकेतिक सूचना स्थित होती है। इसे पेप्टाइड बंध बनाने में हेल्प करता है। यह क्या करता है, एक पेप्टाइड बंध बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका कोडान और एंटीकोडान में डिफरेंस। अगर आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप इसको लाइन खींच के भी लिख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप सहजीविता और परजीविता में जो डिफरेंस लिखना है उसको भी आप अगर ऐसे नहीं लिख के लाइन खींच के लिखोगे तो वो भी ठीक है, और ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, देख लीजिए आप। ग्रीन हाउस प्रभाव, पहले आप इसमें लिख लेंगे उत्तर संख्या 3 का घ का उत्तर। हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे, मतलब एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो कॉपी चेक करने में। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें होती है वो पाई जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि, ये सब गैसें क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पाई जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ठंडे मौसम में जो उष्ण कटिबंध पौधों को गर्म रखने के लिए उनको जिस कांच में आवरण में रखा जाता है उसी आवरण को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो उष्ण कटिबंध जब वो पौधे होते हैं उनको गर्म रखने के लिए हम एक आवरण तैयार करते हैं और जिस आवरण में उसको रखा जाता है उस आवरण को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब वाहित मल उपचार का देख लीजिए आप एक बार। आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व। अवशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र और अतिरिक्त कूड़ा करकट और नगरों से बहकर आने वाला जल सम्मिलित रूप से वाहित मल कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, मलमूत्र हो गया, जैसे अत्यधिक कूड़ा हो गया, और नगरों से जो बहने वाला गंदा पानी होता है या जल होता है उसको हम बोलते हैं वाहित मल। और इस वाहित मल में उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ चीज़ें गल जाती है, सड़ जाती है, तो वो किसके कारण सड़ती है, उस फंगस के कारण। फंगस कैसे लगता है, सूक्ष्म जीवों के कारण। ठीक है, इसलिए देश में बड़ी संख्या में वाहितमल उपचार संयंत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए पृथक्करण का नियम क्या होता है। मेंडल के नियम है ये, मेंडल का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस। जब प्रथम स्थानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मीय पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जब दो लक्षणों के जीनों के बीच संकरण कराते हैं तो लक्षणों के जीन अपने जोड़े यानी जीन युग्म से अलग होकर नए युग्म का निर्माण करते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। देखिए, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो डेफिनेशन सही लगती है आप इन तीनों में से वो डेफिनेशन लिख सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन इसमें है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का एक चरण है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने से पहले आप लोग पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझिए, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे बोलते हैं, उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझेंगे। ठीक है, तो मान लो यदि कोई सामान्य व्यक्ति है या कोई क्रिमिनल है, उस व्यक्ति के डीएनए को प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले उसके डीएनए को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसके डीएनए को प्राप्त करने के बाद उसको जिस कैंची से काटा जाता है उस कैंची को हम बोलते हैं आणविक कैंची। आणविक कैंची के द्वारा उस डीएनए को काटा जाता है। तो उन डीएनए को एक विशेष प्रकार के जो डीएनए होते हैं उनको एकत्रित करने के बाद, काटने के बाद एक विशेष प्रकार की छन्नी से छाना जाता है। ठीक है, ये जो छानने का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी डीएनए के कटे हुए टुकड़े को छानने की तकनीकी को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो और इसमें देख लीजिए आप कि जेल के द्वारा ही डीएनए के फ्रेगमेंट को मूव कराया जाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं इसमें कि जो एगोरस जेल होता है उसी का ही प्रयोग किया जाता है। एगोरस जेल जो होता है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये एगोरस जेल है ये नेचुरल होता है और इसमें छानने की क्षमता होती है। ये क्या होता है, एक समुद्री शैवाल से नेचुरल होता है और इसमें छानने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो एगोरस के स्थान पर पॉलीएकिल एमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएकिल एमाइड भी एक प्रकार का जेल है। जब एगोरस नहीं मिलता है तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, मरुद्रवित किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। मरुद्रवित किस प्रकार होता है ये शुष्क परिस्थितियों में अनुकूलित। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे होगा इसमें। मरुद्रवित पौधों में अनुकूलन। अधिकांश मरुद्रवित पौधे आकार में छोटे व बौने होते और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्रवित पौधों में भिन्न भिन्न अंग में अनुकूलन होता है। तो ये देख लीजिए, ये जो पौधे होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर तेज हवा चल रही है या कुछ हो रहा है तो मतलब ये उनसे बचे रहते हैं। जैसे ए देख लीजिए, इसमें जड़ों में अनुकूलन। इन पौधों की जड़ें प्रायः सुविकसित व अत्यधिक शाखीय होती है और भूमि में अधिक गहराई तक पहुंचकर जल का अवशोषण करती है। ठीक है, ये भूमि में अधिक गहराई तक पहुंची होती है और जल को क्या करती है, अवशोषण करती है। जिससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती है और मिट्टी को अपने से जकड़ के रखती है। ठीक है, सेकंड इसमें आ गया, मूल रोम बहुत अधिक संख्या में होते हैं और जड़ के अग्र के बहुत पीछे तक फैले रहते हैं। जैसे आप नागफनी का देख सकते हो, नागफनी भी एकदम पीछे तक फैलता है। 20 में आ गया, तनों में अनुकूलन। कुछ मरुद्वीय पौधों में तना भूमिगत प्रकंद या धनकंद होता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में वायवीय भाग सूखकर गिर जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। अनुकूलन परिस्थितियों में आवागमन पर बहुवर्षीय भूमिगत तने से नई वायवीय प्रारोह निकलती है। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। सेकंड इसमें है, दीकवार, एगेव या जंगली केरवा, यक्का, नागफनी आदि के तने वायवीय, मांसल व सरस होते हैं। थर्ड इसमें है, मरुद्रव्य वृक्षों के तने काष्ठीय होते हैं जिन पर छाल की मोटी परत होती है। जैसे बेरी, बबूल आदि, इन सब में क्या होता है, छाल की मोटी परत होती है। फोर्थ है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए जो तने होते हैं इन पे एक मोटी परत होती है, उस परत का नाम है क्यूटिकल। थर्ड इसमें देख लीजिए, पत्तियों में अनुकूलन। नंबर 1 है, धिक्वार तथा एग्रेव की पत्तियां सरस, मांसल व मोटी होकर श्लेष्म तथा जल संचरित रहती है, जिसके मरुद्रव्य पौधों में पत्तियों में अनुकूलन होता है। ठीक है,
श्लेष्म जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको श्लेष्म कहा जाता है। में श्लेष्म के साथ साथ जल संचरित रहता है। इसकी जो मांसल व इसकी जो पत्तियाँ होती है वो मोटी होती है, जिसके कारण इसमें ये दोनों संचलित रहते हैं। ठीक है। सेकंड इसमें हो गया बरगद, पीपल, कनेर की पत्तियाँ चमड़े व मोटी होती है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को कम करती है। थर्ड इसमें है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए कई पौधों की पत्तियां अल्प विकसित, छोटी या शूल व कंटकों में रूपांतरित होती है। जैसे नागफनी में होता है, यूफोर्बिया आदि। इन चीज़ों में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो अविकसित होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें देख लीजिए, मैंने ये करा है, आपको इसमें खोज और इसके महत्व दोनों बताना है। ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसे पदार्थ जो रोगाणु को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो रोगाणु, वो पदार्थ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फ्लेमिंग ने 1928 में इस प्रतिजैविक की खोज की थी। ठीक। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी? 1928 में। ठीक है। इसका महत्व देख लीजिए। पेनिसिलिन आज व्यापक रूप से प्रयोग में एंटीबायोटिक लाई जा रही है। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग रोगाणुओं के संक्रमण में इलाज के लिए किया जाता है। अब इसके आगे की जो ये क्वेश्चन है कि अंडाणुओं से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दिखाऊंगी, तो आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देख लीजिए, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का संरचना है। आप इसको देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट है नर के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देख लीजिए, ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। आप इसी तरीके से एग्जाम में बनाएंगे और फुल लेबलिंग करेंगे उसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्तबीजी पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो चलो ये हम देख लेते हैं आवर्तबीजी पौधों में कैसे भ्रूण का विकास होता है। हेडिंग डाल दीजिए आवर्तबीजी पौधों के भ्रूण का विकास। निषेचन के बाद अंडाणु कोशिका अपने चारों ओर सेल्यूलोज की एक मोटी भित्ति बना लेती है जिसे oospores कहते हैं। तो जो जाइगोट होता है, जब वो निषेचन के पश्चात एक सेल्यूलोज की मोटी भित्ति बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? oospores कहते हैं। ये oospores सबसे पहले दो समान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा आधारित निम्नम कोशिकाओं और भ्रूण कोशिका। कौन कौन सी कोशिकाएं होगी इसमें? निलंबक कोशिका और भ्रूण कोशिका। इन दोनों में क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। भ्रूण कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल छोटी होती है और निलंबन सेल या सर्पेशर कहते हैं। जैसे जैसे निलंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो भ्रूण होता है वो भ्रूणपोष में भीतर जाता है और भ्रूणपोष में पोषण प्राप्त करता है। निलंबन की आधारीय कोशा फूलकर शुष्कांग बनाती है और ऊपरी कोशिका से मूलांकर शीश का निर्माण होता है। भ्रूण कोशा पहले 4 फीट 8 कोशिकीय क्षण बनाती है। भ्रूण की इस अवस्था को अष्टांग या ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है। पश्च ऑक्टान्स हाइपोकटिल तथा रेडिकल्स बनाती है और अग्र अष्टांग जो होता है वो बीजपन तथा प्रांकुर बनाता है। और इस प्रकार से 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें पहले एक कोशिकीय है, फिर वो 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 4 में। तो इस तरीके से पूरा एक बीजांड का निर्माण हो रहा है। तो इसी प्रकार क्या होता है, एक भ्रूण का, एक 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे और इसका प्रॉपर डायग्राम भी बनाओगे और इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। देख लीजिए, इसमें ये इसका डायग्राम है और इसको पूरा इसी तरीके से आप लिखोगे भी और डायग्राम भी बनाओगे। आपका अगर अपने शब्दों में आप इसको लिखना चाहते हो तो आप वैसे भी लिख सकते हो इसको।
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन, and if you have any question, please comment me. Thank you.